लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित और अहम बयान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों के जरिए किसी नेता का कद जवाहरलाल नेहरू के बराबर नहीं हो सकता। गहलोत ने दावा किया कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता और उनके उठाए गए मुद्दे आज सही साबित हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को ईमानदार, समर्पित और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध नेता बताते हुए कहा कि समय के साथ देश उनकी सोच और नेतृत्व को बेहतर तरीके से समझ रहा है। तो इनके बारे में क्या क्या शब्द काम लें वो कम पड़ते हैं। अब पंडित नेहरू के पीरियड के एक दिन अधिक कर लिया, लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन आ रहे हैं, पूरी सरकारें लगी, देश भर की लग गई है। मोदी जी की उपलब्धि है क्या? इस नेहरू को आपने तो क्या क्या उनको बदनाम करने के लिए कितने षड्यंत्र किया आपने। उस नेहरू के बाद में आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये शोभा देती है। आपने 12 साल तक नेहरू जी को कहाँ दिखाया? राहुल गांधी जी के बारे में कितने अटैक किए पूरा देश जानता है। और मैंने रामलीला मैदान में कहा था जब राहुल गांधी आए थे 10 साल पहले, तब मैंने कहा था कि ये देखना एक दिन वक्त आएगा जब राहुल गांधी ने जो बातें बोलते हैं, जो ये आलोचना करते हैं, इन सब के मुंह पे ताले लग जाएंगे। ये बात मैंने जयपुर के रामलीला मैदान में कही थी, रिकॉर्ड में होगी उस वक्त में, 10-12 साल पहले कही थी मैंने। आप सोच सकते हो कि मुझे मालूम था कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये कितना शानदार इंसान है, घोर ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है देश के लिए, देशवासियों के लिए और गरीबों के लिए। सोशल सिक्योरिटी के जहन के अंदर है। इसलिए इन्होंने जो एक एजेंडा दिया है SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, ये सोच समझ के दिया है। इसलिए मेरा मानना है कि उस व्यक्तित्व को समझने में पूरा देश को जब यात्रा करी तब समझ में आ गई थी। अब जो धीरे धीरे सबको समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर कहा कि राज्य में लंबे समय से गुंडागर्दी और तानाशाही का माहौल था, जिससे जनता परेशान थी। राजभर के अनुसार लोग विकास चाहते थे और अब उन्हें उम्मीद जगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को विकास की नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और प्रदेश के भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, ममता जी के हिटलरशाही रवैये से जो वहाँ गुंडागर्दी थी, तानाशाही थी, लोग चाहते थे कि प्रदेश का विकास हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लोगों को उम्मीद जगी है, क्योंकि वो लोग बगल के प्रदेश, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम प्रदेशों की खबर उनके पास पहुंच रही है। तो अब उनको लग रहा है कि विकास, मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा पश्चिम बंगाल का। इस नाते लोग छटपटा रहे हैं कि ममता जी का साथ छोड़ने के लिए लोग परेशान हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर कथित अंदरूनी कलह को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेताओं को डराने, दबाव बनाने और तोड़ने की राजनीति बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है और कई नेता राजनीतिक दबाव या लालच के कारण दल बदलते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं पर लगे आरोप को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बीजेपी का काम करने का तरीका है डरा के, लालच में लोगों को धमकाना, तोड़ना, ये इनकी राजनीति रही हुई है। और दुरुपयोग करना, जिस प्रकार से जो भी एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, CED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, NIA हो, इन सब का दुरुपयोग करती है। और आप तो जानती हैं जो CM भी भाजपा के बनाए गए हैं वो भी तो TMC से आए और उनको तो पूरी दुनिया ने पैसा लेते हुए, घूस लेते हुए देखा है। तो बीजेपी में जाइएगा तो आपका दाग धुल जाता है।
जो लोग आज बीजेपी के खिलाफ टीएमसी में जो लोग थे, जो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे और जिसको भाजपा क्या क्या नहीं कहा करती थी, आज भाजपा में जाने के बाद सब दाग धुल जाता है। अभी देखा जा रहा है कि जितने भी एमपीज हैं वो अभिषेक बनर्जी के लिए बोल रहे कि उनका रवैया ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पार्टी सब बहाना है, सब बहाना है। कुछ लोग लालच में और कुछ लोग डर के गए। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी में जारी बयानबाजी और कथित अंदरूनी मतभेदों को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीएमसी की स्थिति डूबते जहाज जैसी हो गई है, इसीलिए कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। तिवारी ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए टीएमसी के कार्यों से लोग असंतुष्ट हैं और अब पार्टी के भीतर असहमति खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम से साफ है कि कई नेता लंबे समय से असहज महसूस कर रहे थे और अब उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। देखिए, जब कोई जहाज डूबता है ना, तो जो लोग मजबूरी में बने होते हैं वो कूद कूद करके भागते हैं अपनी अपनी कश्तियां ले लेके। टीएमसी का हालत वही है। आज टीएमसी का उस सत्ता में रह करके कुकृत्य, महिलाओं का दमन, गरीबों का दमन, ये सब सबके सामने आ गया और आज उनको छोड़ करके सब जा रहे हैं। अब ये भी जो झगड़े देख रहे हैं हम, मूलतः मुझे तो लगता है ये भी टीएमसी छोड़ने का एक बहाना है। सच्चाई ये है कि टीएमसी में रह रहे लोग अभी जो व्यवहार कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये लोग कितना असहाय होकर के टीएमसी में रहते थे। आज सबको बोलने का मौका मिला है, जो भी सच्चाई होगी सबके सामने आएगी। राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वह कानूनी पहलुओं पर विस्तार से टिप्पणी नहीं करेगी। नटराजन ने कहा कि विवाद का केंद्र फॉर्म 26 में दी गई जानकारी को लेकर है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी तथ्य को नहीं छिपाया, बल्कि उन्हें केवल एक कानूनी नोटिस मिला था जिसकी पूरी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को उपलब्ध कराई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस पर अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है और फॉर्म 26 में ऐसी निजी शिकायतों के खुलासे के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहाँ पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने कहा कि ये मामला देश के लोकतंत्र से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित करेगा। सिगार ने उम्मीद जताई कि अदालत तथ्यों और कानून के आधार पर निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग बार बार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका इस पूरे मामले की गंभीरता से अवगत है। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज एक ऐसे निर्णय की आवश्यकता है जो देश में नजीर बने। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में कोई निर्णय नहीं देता तो मैं समझता हूं कि इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। और मैं ये समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट स्थिति पता है। नियम कानून, हमसे ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो मैं समझता हूं कि आज न्याय होगा कि इस देश को किस दिशा में ले जाएगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तय होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बार बार चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है
सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पास जानकारी नहीं। क्यों नहीं जानकारी? 2 दिन पहले से जब हमारे कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन वकील सभी जाके मिले, पूरे तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ जानकारी दी गई, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कह रहे कि हमारे पास जानकारी? मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग अच्छी तरह जानता है कि ये फॉर्म निरस्त हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने निरस्त नहीं किया। अपने अधिकारों का चाहती तो अधिकारों को के तहत अपना काम कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने के मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निर्वाचन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही और उनके निर्णय ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रतिचिह्न खड़े कर दिए हैं। नामांकन जांच और चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुई कार्रवाई लोकतांत्रिक इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर मजबूती से उठाएगी। रवैया क्या था? आदरणीय उमंग जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको बताया, जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे जिस परिवार से वो आते हैं। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है, रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए, 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। राम मंदिर ट्रस्ट फंड में कथित अनियमितताओं को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अयोध्या जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रही है और अब उन्हें लगता है कि भगवान राम उन्हें फिर से अयोध्या बुला रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम राम मंदिर के आंदोलन में हमेशा रहे हैं, तो हमें लगता है राम हमको बुला रहा है वापस, आइए अयोध्या में। मेरे घर में चोरी है, मैं सुरक्षित हूँ। मैंने कल शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे जी से बात की और कहा कि हमको अयोध्या में जाना होगा, तो हमारा एक प्रोग्राम अयोध्या का बन रहा है। हम अयोध्या में पहले जाएंगे, हम पहले राम से मिलेंगे, राम से गले मिलेंगे, हमारा माथा टेकेंगे, राम से माफ़ी मांगेंगे, राम से माफ़ी मांगेंगे हम प्रभु श्री राम से। भाजपा नेता सतीश पूनिया ने राज्यसभा में अपनी जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि अरे भाई, आज तो मुझे जीत का प्रमाण पत्र मिला है, कोई अच्छी बात करो। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उसकी राजनीति व कार्यशैली की आलोचना की। कार्यक्रम के दौरान ढोल बजाकर व्यवधान डालने की कोशिश भी हुई, लेकिन पूनिया ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। आज तो मुझे जीत का प्रमाण पत्र मिला, तो अच्छी बात करो, कहाँ तांत्रिकों की बात करो। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये आज कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की इस किस्म की लड़ाई है जो राजस्थान में भी कांग्रेस को, क्योंकि बच्चे कुछ प्रदेश है जहाँ उनका वोट बैंक था, जहाँ वो तुष्टीकरण करके अपनी साख को बचा लेते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई से कांग्रेस की साख को परमानेंट बट्टा लगने वाला है। कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे तक राज करने का अवसर इसलिए मिला था कि जनता कांग्रेस की हकीकत समझी नहीं, लेकिन देश की राजनीति में जब जब जनता ने करवट ली, चाहे वो 77 हो, चाहे 99 हो, चाहे 2014 हो, भारत की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक अप्रासंगिक हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई, दिशाहीन हो गई और मुद्दा विहीन हो गई। और इसलिए राजस्थान में ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसके दोषी को खुद है वो लोग, इसमें किसी का दोष नहीं है। अशोक गहलोत जी चर्चा करते करते बीजेपी पे तोहमत लगाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को संभालने का जिम्मा राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं का था, नहीं संभाल सके। यहाँ पर राजस्थान में पूरे समय 5 साल के कालखंड में कभी वो बाड़े में बंद रहे और कभी बयान करते रहे, कभी लड़ते रहे। ये जो लड़ाई है, मुझे लग रहा है कि फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।